चलिए शुरू करते हैं। तो इसके पहले जो है हम सेक्शन 8 तक आई गेस हमने पढ़ा था। सेक्शन 8 तक हमने बात की थी। एक बार वापस से थोड़ा सा देख लेते हैं। 7 8 जो है इम्पोर्टेंट है हमारा सेक्शन 7। तो हमने चैप्टर 4 में हम देख रहे थे सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड। ओके, सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड के बारे में हमने बात की थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, तो हमें ध्यान रखना है इसको। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड कहाँ पर दिया है, तो चैप्टर 4 में दिया हुआ है, ये हमें मालूम है। ठीक है, सेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड कि कौन कौन लोग होंगे इस बोर्ड के अंदर, कितने लोग होंगे, किस पोस्ट पर होंगे, या कौन क्या रहेगा। वो सारी जो पोजीशंस है वो इसके अंदर बताई हुई है। तो जैसे कि यहाँ पर होता है कि सबसे पहला तो कौन बना रहा है सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड को, कौन बना रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है सुपरवाइजरी सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, ये मालूम होना चाहिए। अभी आगे हम देखेंगे कि एक स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड भी होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, तो वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमें मालूम है सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड स्टेट बना रही है, और एक यूनियन टेरिटरी की भी होती है, तो वो भी सेंट्रल के पास पावर होती है उससे रिलेटेड बनाने के लिए। देन द बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ, अब बोर्ड में कौन कौन रहेगा, कौन कौन मेंबर्स, हम ये देख चुके हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, कोई ऑफिस होल्ड करते हैं, इस कारण से उनको यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये हमने कुछ देखे थे कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो है 3 मेंबर अपॉइंट किए जा रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे अलग अलग मिनिस्ट्रीज को। फिर हमने देखा था डायरेक्टर जनरल जो है, उसके बाद 10 मेंबर्स जो हैं अपने अपने उसमें, ये काफ़ी इनका नाम जो रिनाउंड लोग रहते हैं, जो उन्होंने अपनी कुछ फील्ड में कुछ अच्छा कोई अचीव किया हुआ रहता है, उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ऐसे अलग अलग उसमें से। तो इस तरीके से हमने कुछ अपॉइंटमेंट देखे थे। इसके बाद हमने टर्म्स की बात की थी। अब देखो एक्स ऑफिसियो जो मेंबर्स हैं उनका तो टर्म हमने बताया था वहाँ पर कि वहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कोई ऑफिस होल्ड करे, इसलिए यहाँ पर वो उनको बनाया गया है। बट अदर देन दैट, अगर कोई और किसी का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो उनका यहाँ पर हमने देखा था कि एक जो ई और एफ वाले क्लॉज में जो हमने देखा था, उनका 3 इयर्स था, और बाकी फिर एक 1 ईयर का हमने देखा था जहाँ पर क्लॉज जी की बात करता है। तो इतनी बात हम कर चुके थे। सेक्शन 9 से मेनली हमें पढ़ना था। हाँ, तो आइए उसको शुरू करते हैं। सेक्शन 9 हम कंटिन्यू करते हैं आज। सेक्शन 9 मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड के बारे में बात करता है। तो बोर्ड जो है शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एंड शैल ऑब्जर्व सच रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन रिगार्ड टू द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एट इट्स मीटिंग। अब जब देखो होता है ना कि जब भी कोई बोर्ड या कुछ बनती है, तो उसमें ये बताया जाता है कि कितने समय में इनको मीटिंग्स करनी रहेंगी। साल में इनको एक बार मिलना है, या 6 महीने में एक बार मिलना है, या हर 3 महीने में एक बार मिलना है ना। क्यों मिलते क्यों है? क्योंकि डिस्कशंस होते हैं, राइट। जो भी बोर्ड का फंक्शंस होंगे, ड्यूटीज होंगे, वो इनको डिस्चार्ज करने रहते हैं, तो उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ, या कोई ऐसा कोई मुद्दा उठ के आता है जिस पर इनको चर्चा करनी होती है, तो इस तरीके से मीटिंग्स कंडक्ट की जाती हैं। तो बोर्ड जो है शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एंड शैल ऑब्जर्व सच रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन रिगार्ड टू ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एट इस मीटिंग, जो प्रोवाइड किया जाएगा रेगुलेशंस द्वारा। रेगुलेशन में जैसा लिखा होगा कितने समय में मिलना है, कितने टाइम में मिलना है, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, किस तरीके से जो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस के वो होंगे मीटिंग्स में, है ना। एंड इंक्लूडिंग द कोरम। अब कोरम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरम मतलब कि जब भी ये मीटिंग कंडक्ट करी जाएगी, कोरम का मतलब होता है जब भी मीटिंग्स कंडक्ट होंगी तो कितने लोग मिनिमम होंगे, तब माना जाएगा कि हाँ कोरम अवेलेबल है। मतलब अगर मैं बात करूं कि बोर्ड मेंबर में 20 लोग हैं सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड में 20 मेंबर्स हैं, और यहाँ पर उन्होंने लिख दिया कि कोरम जो है वो है कितनी, 1/10 कोरम होनी चाहिए, तब मानेंगे कि हाँ कोरम है। ठीक है, अब 20 का 1/10 कितना होगा, तो आपको दिख ही रहा है 2 होगा। तो मतलब मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, तब माना जाएगा कोरम है, और तब उस मीटिंग को वैलिड माना जाएगा। अगर एक ही व्यक्ति है, या फिर यहाँ पे मान के चलो कोरम होती 1/3 होती, तो फिर ज्यादा लोग हो जाते, ऑलमोस्ट 6 लोग चाहिए होते आपको, 5 6 लोग, और 2 लोग हैं 3 लोग हैं, तो कोरम नहीं मानी जाती, मतलब वो मीटिंग जो है एज अ मीटिंग नहीं मानी जाएगी। अब इन्होंने बोला आगे, प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड शैल मीट एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ, मतलब 6 महीने में एटलीस्ट एक बार इनको मिलना है। ठीक है, ये प्रोविजो में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। देन चेयरमैन एंड इज एब्सेंस द वाइस चेयरमैन। अब अगर चेयरमैन नहीं है तो उसकी जगह वाइस चेयरमैन जो है मीटिंग को चलाएगा।
ठीक है, शैल प्रिसाइड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। इफ फॉर एनी रीजन चेयरमैन और वाइस दोनों ही नहीं है, दोनों ही अनेबल टू अटेंड एनी मीटिंग, ठीक है, तो क्या होगा, तो जो मेंबर्स होंगे ना वो आपस में चूज कर लेंगे किसी मेंबर को जो भी प्रेजेंट होगा उस मीटिंग में कि वो प्रिसाइड करे उस मीटिंग को। तो अगर दोनों ही नहीं आए, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं आए, तो कोई भी मेंबर जो प्रेजेंट होगा आपस में ये लोग चूज कर लेंगे। ये देखिए, मेंबर चूजन बाय द मेंबर प्रेजेंट एट द मीटिंग शैल प्रिसाइड एट द मीटिंग। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। देन नेक्स्ट हमारा सबसेक्शन 4 बात करता है ऑल क्वेश्चंस व्हिच कम अप बिफोर एनी मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी डिसाइडेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो मीटिंग्स हो रही है बोर्ड की उसके समक्ष अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो डिसाइड किया जाएगा मेजोरिटी द्वारा। मैं जो भी जितने 20 लोग, जैसे हमने एग्जांपल लिया ऊपर, अगर इस एग्जांपल को लें तो 20 लोग हैं अगर सपोज, तो 20 के 20 आए तो वह मेजोरिटी डिसाइड होगा, ठीक है। वोटिंग वगैरह होगी, कोई पक्ष में होंगे कोई नहीं होंगे पक्ष में, है ना। तो जिस साइड भी ज्यादा जो रहेंगे, जो मेजोरिटी मेजोरिटी किस साइड जाएगी, जहां पर 11 सदस्य हाँ कर दें या ना कर दें, 20 की अगर हम बात करें तो। एंड इन द इवेंट ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स, अब क्या हो कि 10 लोग हाँ की तरफ वोट कर दें, 10 लोग बोल दें कि नहीं हम इससे मंजूरी नहीं करते, ठीक है, तो क्या हो, अब 10 हाँ कर रहे हैं 10 ना कर रहे हैं तो टाई हो गया। तो उन्होंने बोला कि जो चेयरमैन होगा, ठीक है, और उसके एब्सेंस में अगर चेयरमैन नहीं है तो जो भी व्यक्ति प्रिसाइड कर रहा हो, वाइस चेयरमैन हो या मेंबर्स ने चूज करके ही उसको बना दिया हो, उसके पास एक सेकंड या फिर हम कहें कास्टिंग वोट होगा। अब सर ये क्या होता है सेकंड या कास्टिंग वोट? तो सेकंड या कास्टिंग वोट मतलब होता है कि जैसे मान के चलो मैंने ऑलरेडी, देखो चेयरमैन जो है पहले तो ये वोट देगा ही देगा, है ना, बट बाद में इन केस अगर इक्वालिटी ऑफ वोट हो जाती है तो ये क्या करेगा, ये इसके पास एक और राइट होता है कि जब टाई हो जाएगा ना, इसको एक वोट और होता है फिर करने को, इसको हम कास्टिंग वोट या सेकंड वोट कहते हैं। कि फिर क्या होगा ना, ये या तो हाँ के पक्ष में डालेगा या ना के पक्ष में डालेगा, तो एटलीस्ट कोई फैसले पे तो आओगे आप, ऐसा तो नहीं रहेगा कि टाई हो गया। अब इतनी आए हैं, ठीक है, 6 महीने में एक बार मिलने को बोला, उसमें भी मुद्दे अगर सॉल्व नहीं हो पा रहे, रिजॉल्व नहीं हो पा रहे इश्यूज, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसलिए सेकंड या कास्टिंग वोट जो है चेयरमैन के पास होती है। आगे बढ़ते हैं। देन बात कर रहे हैं मेंबर्स अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर शाल रिसीव सच अलाउंसेस। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के अलावा जो मेंबर्स जिनका यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो रहा है उनको अलाउंसेस मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सेक्शन 9 था, मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। देन हमारा आता है सेक्शन 10, वैकेंसीज एक्सेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड। थोड़ी वॉइस मेरी शायद आपको लग रहा होगा क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो वॉइस में भी थोड़ी सी खराश वगैरह है, तो थोड़ा सा बेयर कर लेना। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 बात करता है वैकेंसी से रिलेटेड, कि अगर कोई वैकेंसी हो जाती है तो वो इनवैलिडेट नहीं कर देगा किसको, बोर्ड की प्रोसीडिंग्स को। तो इसको पढ़ लेते हैं। नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी इनवैलिड मेरली बाय रीजन ऑफ, ठीक है, क्या रीजन है देखते हैं। एनी वैकेंसी इन और एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड, मतलब कोई वैकेंसी है या फिर कोई डिफेक्ट है कायम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड में, ठीक है, या फिर कोई डिफेक्ट है इन दी अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एक्टिंग एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड, जो एक्ट कर रहा है बोर्ड का एज अ मेंबर, उसके अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट है, या फिर कोई वैकेंसी है या उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई डिफेक्ट है, या फिर कोई इरेगुलरिटी है इन द प्रोसीजर ऑफ द बोर्ड नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ए बी और सी। तीसरा क्या बात करता है कि प्रोसीजर में कोई इरेगुलरिटी है बट वो जो है अफेक्ट नहीं कर रहा है मेरिट्स ऑफ द केस को, तो उससे फिर इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। कोई वैकेंसी है, कोई डिफेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड में, तो भी इतना वो नहीं होगा। तो इस कारण से क्या होगा, जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो इनवैलिडेट नहीं की जाएंगी, है ना, कि आप उनको घोषित कर दो कि साहब ये तो सही नहीं है ना। दूसरा, अगर कोई डिफेक्ट है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एक्टिंग एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अपॉइंटमेंट भी नहीं हुआ है, तो भी जो प्रोसीडिंग्स है वो इनवैलिडेट नहीं होंगी। एंड तीसरा बात करता है इरेगुलरिटी प्रोसीजर में, तो ये तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है, ये इनवैलिडेट नहीं करेगा प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड मेनली बाय रीजन ऑफ कि ये तीनों चीजें होती हैं। तो देन हमारा सेक्शन 11 आता है, जस्ट अ मिनट, ओके। सेक्शन 11 बात करता है हमारा टेम्पररी एसोसिएशन ऑफ पर्सन विथ बोर्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पसेस। अब ऐसा होता है ना, मीटिंग्स वगैरह कराई जा रही हैं तो हो सकता है कुछ टेक्निकल से रिलेटेड या ऐसा कुछ उनको समझना पड़ा, तो किसी व्यक्ति को उन्होंने बुलाया,
ठीक है, एसोसिएट किया उस पर्सन को बोर्ड में, उस कोई टेम्पररी एसोसिएशन कहेंगे, क्योंकि कुछ एक पर्पस के लिए बुलाया गया है उसको, जैसे ही पर्पस फुलफिल हो जाएगा तो वो रिमूव कर दिया जाएगा या वो खुद चला जाएगा। ठीक है, तो टेम्पररी एसोसिएशन के केस में क्या होगा, तो इन्होंने बोला कि बोर्ड में एसोसिएटेड विद इटसेल्फ एनी पर्सन हुज असिस्टेंस और एडवाइस इट बी डिजायर। अब मान के चलो टेक्निकल बंदा है, लीगल किसी फील्ड में, इनको किसी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया, एसोसिएट किया, तो किसके लिए आ रहा है, जिसका असिस्टेंस या फिर एडवाइस इनको चाहिए, ये डिजायर कर रहे हैं, है ना। कोई भी एक्ट के अकॉर्डिंगली कोई प्रोविजंस को कैरी आउट करने में इनको किसी की मदद चाहिए, सहायता चाहिए, तो ये ले सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, अ पर्सन एसोसिएटेड विद इट बाय द बोर्ड अंडर सबसेक्शन 1 फॉर एनी पर्पस। अब इसके राइट्स क्या होंगे, जिस व्यक्ति को उन्होंने एसोसिएट किया, टेम्पररी एसोसिएशन ने किसी पर्पस के लिए बुलाया है इसको बोर्ड में, ठीक है, तो इसके राइट क्या होंगे, तो उसका राइट है टू टेक पार्ट इन दी डिस्कशंस, जो डिस्कशंस होंगे ना उसमें ये पार्ट ले सकता है ना, उस पर्पस से रिलेवेंट होंगे तो, सारे नहीं, सिर्फ उस पर्पस से जो रिलेटेड होंगे उनमें ये पार्ट ले सकता है। बट शैल नॉट हैव अ राइट टू वोट एट अ मीटिंग, मतलब ये वोट नहीं डाल सकता, तो आप क्लियरली लिख लो कि जो वोट नहीं कर पाएगा ये पार्टिसिपेट कर सकता है बस उन डिस्कशन में, वो भी जो कि रिलेटेड है उसके पर्पस से। एंड शैल नॉट बी अ मेंबर फॉर एनी अदर पर्पस, तो ये जो मेंबर है ना, ये सिर्फ इस पर्पस के लिए है कि जो रिलेटेड है, जो रिलेटेड नहीं है उस पर्पस के लिए ये मेंबर नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको ध्यान रखिएगा। बात जो है, दो बातें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई है। ठीक है, क्लियर है आपको। सेक्शन 11 बात कर रहा है टेम्पररी एसोसिएशन। अगर एक बार और समझें तो बोर्ड जो है एसोसिएट कर सकता है खुद को किसी और के साथ, अगर वो चाहता है कि कोई व्यक्ति जो है उसका असिस्टेंस या एडवाइस देने, ठीक है, किसी पर्पस पे इस एक्ट के रिलेटेड। अब वो व्यक्ति जब आएगा तो वो, उसके पास क्या राइट्स है कि वो डिस्कशन में पार्ट ले सकता है जो भी रिलेवेंट है, ठीक है, बट वोटिंग का अधिकार नहीं है। एंड उसको मेंबर भी उस पर्पस के लिए माना जाएगा, उसके अलावा किसी पर्पस के लिए उसको मेंबर नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 12 बात करता है अपॉइंटमेंट और ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द बोर्ड। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, ये ऑफ होना चाहिए यहां पर, appointment of officers and other employees of the board for the purpose of enabling it efficiently to discharge its functions under this act, the board may subject to such regulation appoint such a number of officers and employees as it may consider। अब यहाँ पर बोर्ड जो है क्या कर रही है, ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज को क्या कर रही है, अपॉइंट कर रही है। तो इन्होंने बोला कि अपने जो फंक्शंस है बोर्ड के, जिनको डिस्चार्ज करते हो, बोर्ड चाहे में लिखा हुआ है, राइट, सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस, ये अपॉइंट कर सकते हैं भले से डेपुटेशन पे, अदरवाइज सच नंबर ऑफ ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज जितने इनको लगते हैं कि जरूरी है, provided that the appointment of such category of officers as may be specified shall be subject to approval of the central government। अब जो यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, अप्रूवल लगेगी, किसकी अप्रूवल लगेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज मस्ट। ठीक है, जो भी ऑफिसर एम्प्लॉय अपॉइंटेड बाय बोर्ड होगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन शैल बी एंटाइटल्ड टू सच रेम्युनरेशन, इनको रेम्युनरेशन वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, अप्रूवल ऑफ सीजी लगेगी एंड साथ ही साथ में इनको जो भी सैलरी के तौर पर रेम्युनरेशन यहाँ पर ये दे रहा है। तो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 13 बात करता है ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ वोट। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से। बात कर रहा है ऑर्डर्स के ऑथेंटिकेशन के बारे में और अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द बोर्ड के। तो इन्होंने बोला कि सारे ऑर्डर्स, सारे डिसीजंस जो बोर्ड के होंगे ना, वो ऑथेंटिकेट किए जाएंगे बाय द सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन, मतलब चेयरमैन की सिग्नेचर लगेंगे किस पर, जो भी ऑर्डर या बोर्ड के डिसीजंस होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। पहला एमसीक्यू आपका यहाँ से बनता है, तो आपको यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, पहले वाले को चेयरमैन से रिलेटेड है। दूसरा जो आपका बात करता है, वो बात करता है कि सारे जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो बोर्ड इशू करेगा, वो किसके द्वारा ऑथेंटिकेट होंगे, वो सिग्नेचर होंगे मेंबर सेक्रेटरी के। जो मेंबर सेक्रेटरी होगा या कोई अदर ऑफिसर है जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया हुआ है,
ठीक है, मेंबर सेक्रेटरी या फिर कोई अदर ऑफिसर जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया हुआ है उसके सिग्नेचर लगेंगे किस केस में, बाकी सारे अदर इंस्ट्रूमेंट्स के केस में जो इशू कर रहा है बोर्ड। पहला देखो, ऑर्डर और डिसीजन के केस में कौन ऑथेंटिकेट कर रहा है, चेयरमैन कर रहा है। बट जो हमारा यहाँ पर अदर इंस्ट्रूमेंट है अदर देन दैट, ठीक है, अगर जो अदर इंस्ट्रूमेंट जो बोर्ड इशू कर रहा है उसके अलावा, ऑर्डर डिसीजन के अलावा, तो फिर उसको कौन ऑथेंटिकेट कर रहा है, मेंबर सेक्रेटरी या फिर कोई अदर ऑफिसर जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन हमारा आता है सेक्शन 14, बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज मेंबर्स। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। अब देखते हैं, देखिए इसमें कौन कौन व्यक्ति है जिनको डिस्क्वालिफाइड कर रहे हैं मेंबर बनने से। अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ मेंबर इफ ही, अगर देखो कौन व्यक्ति है जो डिस्क्वालिफाइड है, मेंबर नहीं बन सकता, अगर वो कन्विक्टेड है या सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट है फॉर एन ऑफेंस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में इन्वॉल्व करता है मोरल टर्पिट्यूड। तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कई बार, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, दिवालिया वगैरह। अनसाउंड माइंड, नेक्स्ट हमारा बात करता है अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। अनसाउंड माइंड है और उसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। हैज बीन रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट और अ कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। देखो दोनों चीजें हैं, गवर्नमेंट की सर्विस से भी रिमूव डिसमिस किया है या फिर जो गवर्नमेंट जिन कॉर्पोरेशन कंपनीज को ओन करती है, कंट्रोल करती है, अगर उससे भी उसको रिमूव या डिसमिस किया है तो भी आप मेंबर नहीं बन सकते। ई बात करता है हैज इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट इन द बोर्ड अफेक्ट प्रेजुडिशली बाय द डिस्चार्ज बाय हिम फंक्शन एज अ मेंबर। मतलब उस व्यक्ति का उस बिजनेस में जो बोर्ड जो डिसीजन लेने जा रही है उसमें उसका कुछ इंटरेस्ट है। ठीक है, मान के चलो कि अगर कुछ ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें वो उसका भी कुछ बिजनेस है इस चीज से रिलेटेड, और अगर उस बोर्ड में अगर उसका डिसीजन हाँ लेती है बोर्ड तो उसको फायदा होगा, ना लेती है तो नुकसान होगा। तो हम कह सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट है उस मुद्दे में, उस बिजनेस में, उस ट्रांजेक्शन में उसका क्या है, इंटरेस्ट है। तो वो व्यक्ति उस चीज के लिए भी मेंबर नहीं बन सकता अगर उसका कुछ फाइनेंशियल या कोई अदर इंटरेस्ट है बोर्ड में। देन हैज इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बीन एसोसिएटेड विद यूज और प्रमोशन ऑफ प्रीनेटल डायग्नोसिस। अब देखो जिस चीज के ऊपर एक्ट है अगर वो उससे रिलेटेड एसोसिएटेड है, उसका यूज करना है, प्रमोशन कर रहा है ना, उसके खुद के क्लिनिक्स है, राइट, तो फिर कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं वो इंटरेस्ट वाली बात आ जाती है कि उस चीज से वो एसोसिएटेड है, तब भी वो मेंबर नहीं बन पाएगा। देखो सेक्शन 14 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू आपका बन सकता है, इनमें से कोई भी एक उठा के आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये कुछ चीजें, कुछ तो देखो बेसिक है जो हमने चार पांच यहाँ ऊपर ये देखी हमने, ये बेसिक्स हैं। ठीक है, एक आध कुछ अलग है तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 15। सेक्शन 15 बात करता है एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर फॉर रीअपॉइंटमेंट। अब जो बोर्ड के जो मेंबर है क्या वो रीअपॉइंट किए जा सकते हैं। बोर्ड मतलब क्या है, सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, राइट। तो एलिजिबिलिटी फॉर मेंबर फॉर रीअपॉइंटमेंट, तो इन्होंने बोला कि जो भी व्यक्ति सीजिंग टू बी अ मेंबर वो एलिजिबल है फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, एनी पर्सन सीजिंग टू बी अ मेंबर शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। मतलब जिस जो कोई व्यक्ति है, अगर हमने देखा 3 साल था वहां पर, हमने देखा कि कितने टर्म पीरियड, कहीं पर 1 साल बताया है, तो जैसे ही उनका 1 साल या 3 साल खत्म होगा, ठीक है, तो वो सीज कर जाएंगे ऑफिस, है ना, फिर वो होल्ड नहीं करेंगे, बट वो वापस रीअपॉइंट हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो एनी पर्सन सीजिंग टू बी अ मेंबर शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। बट प्रोविजो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलता है, इसको ध्यान रखने वाली बात है, नो मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर। मतलब एक्स ऑफिशियो मेंबर तो कितने बार भी अपॉइंट हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है वो ऑलरेडी कोई पोजीशन होल्ड करके रखा है, उस कारण से उसको यहाँ पर इसका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या मेंबर बनाया जा रहा है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने बोला इसको हटाकर जो भी व्यक्ति अपॉइंट होगा ना, रीअपॉइंटमेंट की बात की आपने, बहुत ही अच्छी बात की, ठीक है रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं, हमें समझ में आ गया सर, बट रीअपॉइंटमेंट कितने बार हो सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो उन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात लिखी है, क्लैरिटी दी है कि अपॉइंट किया जा सकता है फॉर, मतलब नॉट मोर देन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, मतलब लगातार 2 बार से ज्यादा अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट है, मतलब चाहो तो आप इसी तरीके से लिख सकते हो कि लगातार 2 बार से ज्यादा के लिए नहीं हो पाएगा।
ठीक है, लगातार 2 बार से ज्यादा। देखो, नो मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर शैल बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 2 consecutive टर्म्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आप एमसीक्यू जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 16 फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। अब फंक्शंस में बहुत सारे, बोर्ड को क्या क्या उसके फंक्शंस है, क्या करना रहेगा, बोर्ड का काम क्या रहेगा, क्यों बना रहे हैं सर ये सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, इसका काम क्या है ये तो बता दो। तो आइए देख लेते हैं इसको एक बार। सबसे पहला काम यहाँ पर उन्होंने बात की कि इनको एडवाइस करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन पॉलिसी मैटर्स रिलेटिंग टू यूज ऑफ प्री नटाइल, मतलब इसको हम पीसी एंड पीएनडीटी कह सकते हैं, ठीक है, पीसी एंड पीएनडीटी हम इसको कह सकते हैं, और उसके मिसयूज से रिलेटेड जो भी पॉलिसी। देखो क्या होता है ना, सरकार, आपको मालूम है सेंट्रल स्टेट क्या काम होता है इनका, पॉलिसीज बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, ठीक है, रेगुलेशंस बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। तो अब सरकार क्या करती है, अलग अलग, जैसे बोर्ड, इसमें इन्होंने सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड बनाया, ऐसे हर एक्ट में आपने देखा ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं जैसे सेंट्रल या स्टेट का कहीं रोल रहा है, तो उन्होंने इस तरीके से बॉडीज या कमिटीज बनाई है। क्यों बनाई है? और उसमें उन्हीं लोगों को लिया गया है जो उस एक्ट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, राइट, जिससे उनकी एक्सपर्टीज को यूज करते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए वो ग्राउंड लेवल से जुड़ी हो, उनको एक्चुअल ऐसा ना हो कि ऊपर ऊपर आपने लॉ तो बना दिया, इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा है ना। तो ग्राउंड रियलिटी मालूम होना बहुत जरूरी है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, कि क्या चल रहा है एक्चुअल में। जो किताबों में लिखा है, जो हम सोचते हैं समझते हैं वो अलग, ठीक है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो अलग। तो फिर अगर आपने लॉ बना दिया आपकी सोच के हिसाब से, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन तो होना ही नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, वो लॉ कोई काम का रहेगा नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे क्या करती है ना, अलग अलग बॉडीज बनाती है जो ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं, वो देखते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं चीज़ों को, और फिर वो अपनी टिप्पणियां उस पर देते हैं, कमेंट्स पास करते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, मतलब एडवाइस देते हैं, ठीक है। फिर सरकार उनको कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए लॉस फॉर्मुलेट करती है, राइट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या फंक्शन है, एडवाइस करना सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन पॉलिसी मैटर्स रिलेटिंग टू यूज ऑफ पीसीपीएनडीटी एंड अगेंस्ट देयर मिसयूज। इस पर ये क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट हमारा टू रिव्यू एंड मॉनिटर, to review and monitor implementation of acts and rules made thereunder and recommend central government changes in the said acts and rules। ठीक है, अभी ये क्या कर रहे हैं, रिव्यू करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इस एक्ट का या नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक्ट बनाया, उसके बाद उसको रिव्यू किया, मॉनिटर कर रहे हैं कि हाँ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहीं लोग फिर भी कहीं से बच तो नहीं जा रहे, लूप होल तो नहीं है जिसका लोग यूज करके बच जा रहे हैं, है ना। मॉनिटर करेंगे, उसके बाद कुछ चेंजेस लगता है कि और होने चाहिए इस एक्ट के अंदर या रूल्स के अंदर, तो वो भी रिकमेंड करेंगे एंड रिकमेंड चेंजेस इन दी सेड एक्ट्स एंड रूल्स टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। देन थर्ड, ये बहुत कॉमन है, हमने अधिकतर देखते आए हैं कि टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ प्री कंसेप्शन सेक्स सिलेक्शन एंड प्रीनेटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ फीटस लीडिंग टू फीमेल फिटिसाइड। अब देखो ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना, टर्मिनोलॉजी हमने ऑलरेडी फर्स्ट वाले लेक्चर में देख ली थी, तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा और आपने फर्स्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लो, ठीक है। तो आपको सभी टर्मिनोलॉजी जो भी यूज हुई ना ये क्लियर हो जाएगी, है ना। पहले वाले में हमने अच्छे से यहाँ पर डिटेल में इसमें बात की है, इसलिए अब इस पर डिटेल में बात नहीं करेंगे, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि जो भी प्री कंसेप्शन होता है ना, कि मेल है फीमेल है पहले ही पता कर लेना, ठीक है, या फिर और भी कोई डिटर्मिनेशन के जो तरीके होते हैं ये पहले ही पता कर लेना। और उससे रिलेटेड जब हमने देखा था कि पहले के टाइम पे काफ़ी क्या होता था कि फीमेल फिटिसाइड काफ़ी देखने को मिलता था, कि काफ़ी कुछ है ना, अगर आप चाह रहे हो लड़का है और लड़की है तो लोग ऑप्ट करते थे ये सब। तो ये गलत है, ठीक है। अब ये गलत है तो फिर इन्होंने बोला कि इस चीज से रिलेटेड पब्लिक अवेयरनेस भी बोर्ड क्रिएट कराएगी, है ना, बहुत सारे कैंपेन वगैरह रन किए जाते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है कि ये एक अपराध है, इतनी इतनी सजा वगैरह मिलेगी आपको, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक एक्ट है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन क्या है इससे रिलेटेड उनको समझाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। To lay down code of conduct to be observed by person working at genetic counseling center, genetic laboratories and clinics। अब इन्होंने बोला कि कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए,
जो लोग काम कर रहे हैं ऐसे सेंटर में, क्लिनिक में और लेबोरेटरीज में, तो उनका भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह ये ले डाउन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है टू ओवरसी द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंदर और भी बॉडीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि एक अप्रोप्रिएट बॉडी हम देखेंगे, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी करके होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाती है, और भी देखेंगे जैसा भी रहेगा। तो इन्होंने बोला कि ये क्या करेगा, बोर्ड ओवरसी, लुकआउट करेगा, परफॉर्मेंस वगैरह देखेगा उन बॉडीज की इस एक्ट के अंदर, एंड अप्रोप्रिएट स्टेप लेगा इंश्योर करने के लिए कि प्रॉपर एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। और फिर नेक्स्ट है एनी अदर फंक्शन, जो भी प्रिस्क्राइब्ड होगा वो भी इनको डिस्चार्ज करना है। तो फंक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है फंक्शंस के ऊपर, है ना। एक आध दो सिंपल क्वेश्चंस के अंदर फंक्शंस वगैरह डाल देते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्योंकि आपको फिर रीड करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से एग्जाम में, तो आ जाते हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 16A। अब देखिए सेक्शन 16 में तो हमने बात की कि फंक्शंस क्या है बोर्ड के। 16A में हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड के बारे में। आप सेक्शन 16A के बारे में बात कर रहे थे, बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड एंड यूनियन टेरिटरी सुपरवाइजरी बोर्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आज की जो क्लास है उसके स्टार्टिंग में ही हमने इस बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, कि एक यूनियन टेरिटरी सुपरवाइजरी बोर्ड और स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड हमें देखने को मिलती है। अब हमें इस नाम से समझ में आ रहा है कि स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड है तो इसको कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। और यूनियन टेरिटरी के केस में किसके पास पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है। चलिए इसको देखते हैं। ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेचर शैल कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड टू बी नोन एज स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी सुपरवाइजरी बोर्ड, ठीक है, एज द केस में भी विच शैल हैव द फॉलोइंग फंक्शंस। ये इनके कुछ फॉलोइंग फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ प्री कंसेप्शन, सेक्स सिलेक्शन एंड प्रीनेटल डिटर्मिनेशन। वही बात है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी। कुछ समझाने जैसा यहाँ पर आपको लग रहा है क्या? आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कुछ है। आगे बढ़ते हैं। To review the activities of the appropriate authorities functioning in the state and recommend appropriate action। ठीक है, स्टेट में जो अथॉरिटी, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो काम कर रही होगी उससे रिलेटेड जो है रिव्यू करना एक्टिविटीज को, और एक्शंस कुछ रिकमेंड मतलब ये ले सकते हैं, ठीक है, अप्रोप्रिएट एक्शन। Then third है to monitor the implementation of provision of the acts and the rules and make suitable recommendations relating thereto to the board। तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टू सेंड सच कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स। अब ये थोड़ा सा लगे, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स में भेजनी रहती है ना, जो भी एक्टिविटीज इन्होंने की हैं स्टेट के अंदर, है ना, अंडर दिस एक्ट टू द बोर्ड एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। टू सेंड सच कंसोलिडेटेड रिपोर्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द स्टेट। इस एक्ट के अंदर बोर्ड को और सीजी को ये क्या भेज रही है, स्टेट भेज रही है बोर्ड सीजी को कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, ठीक है। तो स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड यहाँ पर भेजेगी। आगे स्टेट बोर्ड कंसिस्ट ऑफ, अब जैसे हमने वहां पर देखा था कि क्या किन किन लोगों को बनाकर यहाँ पर बना, वैसे ही स्टेट बोर्ड में भी जो स्टेट बोर्ड बनाई जाएगी कुछ लोग होंगे, उसके बारे में डिटेल दी हुई है। जल्दी से इसको रीड कर लेते हैं। उसी प्रकार है कुछ, तो आइए देखते हैं जैसा हमने वहां पर पढ़ा था हमारा इसमें सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड में। तो उन्होंने बोला था मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन दी स्टेट, जो क्या होंगे इसके चेयरपर्सन होंगे एक्स ऑफिशियो, ठीक है। कुछ समझाने ऐसा यहाँ पर है नहीं, ऑलरेडी सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड में हमने सब कुछ, हम ये सब बातें कर चुके हैं। देन बी सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। किस डिपार्टमेंट के? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ही ऊपर हमने देखा जो मिनिस्टर होंगे उनको बनाया जा रहा है चेयरपर्सन, और सेक्रेटरी है उनको बनाया जा रहा है वाइस चेयरपर्सन। सी बात करता है सेक्रेटरीज और कमिश्नर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, लॉ एंड इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ये तीन है, इनके जो सेक्रेटरी या कमिश्नर होंगे जो इंचार्ज होंगे इन डिपार्टमेंट को, इनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर, किसका डायरेक्टर? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एक्स ऑफिशियो इसको डायरेक्टर, ठीक है, ये रहेंगे। देन आगे 3 वुमेन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में से 3 वुमेन मेंबर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है।
फिर ये बिल्कुल सिमिलर है 10 मेंबर जैसा वहां पे था सेंट्रल गवर्नमेंट केस में, यहाँ पर अपॉइंट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें से 2 ईच शाल बी फ्रॉम द फॉलोइंग कैटेगरीज, हर एक कैटेगरी में 2 होंगे, तो ये हम ऑलरेडी सब बात कर चुके हैं। एमिनेंट सोशल साइंटिस्ट लीगल एक्सपर्ट में से 2, एमिनेंट वुमेन एक्टिविटीज फ्रॉम एनजीओ और अदरवाइज, फिर गायनोकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन और एक्सपर्ट ऑफ स्त्री रोग, एमिनेंट पीडियाट्रिशियन और मेडिकल जेनेटिसिस्ट, ठीक है, इन सब में से, और रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट वगैरह से भी 2-2 लोग जिन्होंने कुछ अपने फील्ड में कुछ बड़ा कुछ किया होता है, कि कुछ अच्छा नाम होता है उनका, है ना, जाने जाते हैं, तो उनको किया जाएगा। देन एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फैमिली वेलफेयर, ये मेंबर सेक्रेटरी होंगे इसके। देन स्टेट बोर्ड जो है एटलीस्ट, अब जैसे हमने देखो वहां पे बोर्ड में कितना देखा था कि 6 महीने में एक बार मिल रहे थे वो, अब स्टेट बोर्ड के केस में क्या है, एटलीस्ट वंस इन 4 मंथ, मतलब ईयरली ये एटलीस्ट 3 बार मिलेंगे। हमने उधर देखा था सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड के केस में कितना था, 2 बार था साल में, यहाँ पर 3 बार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। देन हम बात करें टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर अदर देन एक्स ऑफिसियो शैल बी 3 इयर्स, तो वहां भी ये 3 इयर्स था, वहां हमने देखा था 2 केस 3 केस थे, एक में 1 साल था और एक में 2 में 3 साल थे, है ना, वहां की क्लॉजेस में। तो यहाँ पे भी जो टर्म है वो क्या है, अदर देन एक्स ऑफिशियो, तो हमने बात कर चुके हैं ऑलरेडी, क्या उसमें क्या होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी कोई ऑफिस होल्ड करते हो, इस कारण से नहीं। तो यहाँ पे क्या है, 3 साल है। आगे बढ़ते, इफ अ वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ एनी मेंबर अदर देन एन एक्स ऑफिशियो मेंबर इट शैल बी फिल्ड बाय मेकिंग फ्रेश अपॉइंटमेंट, अगर कोई वैकेंसी आ जाती है, ठीक है, मेंबर में अदर देन एक्स ऑफिशियो केस में नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि वो फिर वो अपने उनका जो प्रोसीजर होगा, क्योंकि उनका अलग ऑफिस है, कोई और होल्ड करते हैं, इस कारण से उनको यहाँ पे अपॉइंटमेंट है। यहाँ के कोई मेंबर में अगर जो जिसको यहाँ पर अपॉइंट किया गया अगर वैकेंसी आती है तो वो फ्रेश अपॉइंटमेंट के द्वारा भरी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इफ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, अगर कोई मेंबर है जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर है, हु इज अ मेंबर ऑफ द स्टेट बोर्ड, ठीक है, तो वो स्टेट बोर्ड का मेंबर है, अगर वो मिनिस्टर बन जाता है या फिर स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर बन जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, या फिर चेयरपर्सन या डेप्यूटी चेयरपर्सन बन जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो वो सीज हो जाएगा टू बी अ मेंबर ऑफ स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता, मतलब अगर कोई मेंबर अभी देखो पहले नॉर्मली वो लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल का मेंबर था तब तो बन सकता है, हमने ऑलरेडी देखा 3 वुमेन को बना रहे थे वहां पे, ठीक है, बट अगर वो मेंबर मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है, या फिर स्पीकर है डेप्यूटी स्पीकर बन गया या चेयरपर्सन है डेप्यूटी चेयरपर्सन बन गया, तो फिर वो सीज हो जाएगा टू बी मेंबर, मतलब मेंबर नहीं बन सकता स्टेट बोर्ड का। फिर उन्होंने सबसेक्शन 7 में बोला कि 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट बोर्ड शाल कॉन्स्टिट्यूट द कोरम। अब यहाँ पर कोरम क्या है, 1/3 है, ठीक है, कितनी कोरम है, 1/3 है, कि 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कोरम। हमने ऑलरेडी ऊपर एग्जांपल भी देखा था, ठीक है, वहां पे आपको ध्यान होगा 20 का, फिर हमने वो 1/2 मतलब 1/2 नहीं, हमने देखा था कि उसका 10% अगर कोरम है फॉर एग्जाम्पल करके हमने लिया था, वैसे ही यहाँ पर 1/3 है ना, मतलब अगर 9 लोग हैं, ठीक है, 9 का 1/3 कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, जो 3 एटलीस्ट होने चाहिए। अगर 9 लोग टोटल हैं तो कोरम कब मानी जाएगी, जब एटलीस्ट 3 लोग प्रेजेंट हो तभी मीटिंग चालू हो सकती है ना, ये है, और ये एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है। देन आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 8 बात करता है स्टेट बोर्ड में को ऑप्ट अ मेंबर एज एंड व्हेन रिक्वायर प्रोवाइड दैट द नंबर ऑफ को-ऑप्टेड मेंबर्स डज नॉट एक्सीड 1/3, तो ये स्टेट बोर्ड जो है किसी को मेंबर बना सकती है ना, को-ऑप्ट करने की बात कर रहे हैं, तो जो भी को-ऑप्ट करेंगे यहाँ पर वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, जो भी स्टेट बोर्ड की टोटल स्ट्रेंथ अगर 9 है तो 9 का 1/3 होना, मतलब 3 हो चलेगा, 3 से ज्यादा मतलब 4 नहीं होने चाहिए को-ऑप्टेड मेंबर्स ठीक है, तो ये बात करता है सेक्शन 8। को-ऑप्टेड मेंबर्स की भी सेम पावर्स होगी, फंक्शंस होंगे, है ना, जैसे कि अदर मेंबर्स के होते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट द राइट टू वोट शैल अवॉइड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, तो को-ऑप्टेड मेंबर का सेम पावर्स होंगे, फंक्शंस होंगे एज अदर मेंबर्स, एक्सेप्ट राइट टू वोट वाला नहीं रहेगा, एंड उनको अवॉइड करना है बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन। आगे बढ़ते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स नॉट स्पेसिफाइड इन स्टेट बोर्ड फॉलो करेगी जो भी प्रोसीजर वगैरह उस पर एप्लीकेबल होगा टू दी बोर्ड, जो बोर्ड है ना सीएसबी, उस पर जो एप्लीकेबल होगा वो इन पर भी एप्लीकेबल होगा, प्रोसीजर एंड कंडीशन जो भी एप्लीकेबल होंगे बोर्ड पर।
ये बात है इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, कोरम वगैरह ध्यान रखना, टर्म पीरियड ध्यान रखना, मीटिंग कितनी होगी वो ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना। हमने देखा कि 1 in 4 month है, वहां पर 1 in 6 months था। तो जो भी थोड़ा डिफरेंस है उन पर थोड़ा सा फोकस ज्यादा कर लेना, जिससे आपको चीजें मालूम हो। ऐसा ना हो कि कहीं क्वेश्चन आ जाए और हम मिस कर जाएं उसको, ठीक है। तो बनना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर अभी कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देन हमारा आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 बात कर रहा है यहाँ पर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड एडवाइजरी कमिटी से रिलेटेड, राइट। चैप्टर 5 बात कर रहा है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड एडवाइजरी कमिटी से रिलेटेड। तो आइए इसको देख लेते हैं। चैप्टर 5 सेक्शन 17। अब हमने जैसे कि एक ऊपर आपने देखा था कि स्टेट बोर्ड जो है वहां पर उसका एक फंक्शन की बात की थी हमने, और तब मैंने आपको बताया था कि आगे एक्ट में एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी और ऐसी कमेटी वगैरह बनाई जाती है, हम आगे देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ था कि बोर्ड जो है उनको मॉनिटर रिव्यू कर कर एक्शन वगैरह भी रिकमेंड कर सकती है, ठीक है। मतलब उनको कुछ एक्शंस वगैरह लेना हो या कुछ बताना हो तो वो सब की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है नहीं है क्या, वो सब करा जा सकता है। तो यहाँ पर सेक्शन 17 बात करता है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड एडवाइजरी कमेटी की। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला तो क्वेश्चन कि सर ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को बना कौन रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर रही है किसको, एक या एक से ज्यादा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर ईच ऑफ द यूनियन टेरिटरीज फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। आई होप क्लियर होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है नोटिफिकेशन से ऑफिशियल गैजेट में एक या एक से ज्यादा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर ईच ऑफ द यूनियन टेरिटरीज के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेरिटरीज के लिए बना रही है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी काय के लिए, स्टेट के लिए, होल हो पार्ट हो कैसा भी स्टेट के लिए ये करेंगे। एंड हैविंग रिगार्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ प्रीनेटाल सेक्स डिटर्मिनेशन लीडिंग टू फीमेल फिटिसाइड। तो इस बारे में तो एक्ट ही है, ठीक है। तो दो चीजें समझ में आई कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये यूनियन टेरिटरी के लिए क्या बना रहे हैं, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ठीक है। वैसे ही सिमिलर स्टेट गवर्नमेंट जो है ये बना रही है खुद के लिए, क्या बना रही है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑफिसर अपॉइंटेड एज अप्रोप्रिएट अथॉरिटी सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में शाल बी। अब जैसे हमने देखा था बोर्ड के अंदर कौन कंसिस्ट करता है ना, सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, यूनिटरी बोर्ड। वैसे ही ऑफिसर्स अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के अंदर कौन कंसिस्ट करेंगे, तो देख लेते हैं। सबसेक्शन क्लॉज ये बात करता है व्हेन अपॉइंटेड फॉर द होल ऑफ द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी, दोनों की बात हो रही है, ठीक है। कंसिस्ट करेगा 3 मेंबर्स। अब 3 मेंबर्स कौन से, तो बोला एन ऑफिसर ऑफ और अबव द रैंक ऑफ जॉइंट डायरेक्टर, या तो जॉइंट डायरेक्टर के लेवल का हो या उससे ऊपर की रैंक का हो, ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये इसके कौन होंगे, चेयरपर्सन होंगे पहले। दूसरे, एन एमिनेंट वुमेन रिप्रेजेंटिंग वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो दूसरी मेंबर हो गई। तीसरी, एन ऑफिसर ऑफ लॉ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी कंसर्न, जिसकी भी बना रहा हूं, अब यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी के, स्टेट की है तो स्टेट के। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, तो ये ऑफिसर्स की बात हो रही थी, 3 ऑफिसर्स अपॉइंट करे जा रहे हैं फॉलोइंग 3 मेंबर्स। हमने देखा पहला जॉइंट डायरेक्टर के लेवल का है, उससे ऊपर के लेवल का है, वो चेयरपर्सन है। एक एमिनेंट वुमेन है, वो मेंबर है। एंड एक कोई ऑफिसर ऑफ लॉ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट यूटी, वो भी इसका क्या है, मेंबर है। तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में टोटल मेंबर हम देखें तो कितना दिख रहा है हमको, यहाँ पर 3 दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। provided that it shall be the duty of the state or the union territory concerned to constitute multi-member state or UT level appropriate authority within 3 months of the coming into the force of this act। तो जब प्रीनेटल डायग्नो, देखो ये एक्ट तो कब आया है 1994 में, बट अमेंडमेंट कब हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था 2002 एक्ट का, ठीक है। तो जो 2002 एक्ट का ये अमेंडमेंट है, जैसे ही ये आया तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि जैसे ही ये अमेंडमेंट आया इसके 3 महीने के अंदर अंदर, 3 मंथ्स के अंदर अंदर क्या करना है आपको, आपको ये कमिटी जो है, ये जो यहाँ पर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करनी है। तो आपको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूट करना है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो जैसे ही ये एक्ट आया
अमेंडमेंट एक्ट 2002, उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको बनाना है। आगे बढ़ते हैं। Provided further that any vacancy occurring therein shall be filled within 3 months of that occurrence। कोई वैकेंसी में जो 3 मेंबर हमने देखे वहां पर कोई भी वैकेंसी हो जाती है किसी भी कारण से, रेजिग्नेशन, डेथ, रिमूवल, किसी भी कारण से होता है, तो आपको 3 महीने में वो फिल कर लेना है, 3 मंथ्स के अंदर। देन नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन अपॉइंटेड फॉर एनी पार्ट ऑफ द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी ऑफ सच अदर रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के फंक्शंस क्या होंगे, हमने देख लिया कौन होगा, कौन कंसिस्ट कर रहा है, कौन कौन लोगों को यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है। फंक्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि हमने बोर्ड का देखा वैसे ही चलते आ रहा है। तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के फंक्शंस क्या, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये बोर्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहला, टू ग्रांट, सस्पेंड, कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑफ सेंटर, लेबोरेटरी और क्लिनिक। अच्छा सर, मतलब जो ये हम अभी तक स्टार्टिंग में हमने जब फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, लेबोरेटरी, उनके रेगुलेशन की बात करी जा रही थी, तो ये करते हैं सस्पेंड, ये करते हैं रजिस्ट्रेशन ग्रांट, या फिर जो भी अगर कुछ कार्रवाई होती है तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कैंसिल करती है इनका। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है वो ग्रांट, सस्पेंड, कैंसिल करती है। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू निकल के क्या आता है, वो ये आता है कि जो भी एक सेंटर काउंसिल लेबोरेटरी है, अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होते हैं सेट के अंदर, तो कौन सस्पेंड करेगा इनका रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन में दे दिया, सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो कंफ्यूज भी होने के चांसेस है कि सीएसबी हमने पढ़ा है ना, तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी करती है। आगे बढ़ते हैं। टू एनफोर्स स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब फॉर सेंटर लेबोरेटरी क्लिनिक। तो जो भी एक क्या होता है ना, एक एक स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, कि आपको एक ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, इस तरीके से अगर एक लैब होगी तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, इस प्रिस्क्राइब्ड मटेरियल का आपको यूज़ करना है, या इस लेवल का इक्विपमेंट होना चाहिए, इतनी रेटिंग का इक्विपमेंट होना चाहिए, है ना, वो सब भी, ये सब यहाँ पर बताए जाते हैं, तो वो भी उससे रिलेटेड यहाँ पर एनफोर्स कर सकते हैं स्टैंडर्ड। देन टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स ऑफ ब्रीच ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर कोई ब्रीच करता है, कोई उल्लंघन करता है इस एक्ट के प्रोविजंस का या रूल्स का जो यहाँ पर बनाए गए, तो इन्वेस्टिगेट किया जाए एंड इमीडिएट एक्शन लिया जाए उस पर। आगे बढ़ते हैं 2D, ए सॉरी 4D, टू सीक एंड कंसीडर द एडवाइस। अब देखो इसमें एक एडवाइजरी कमेटी भी हमने ऊपर देखा था सेक्शन की, देखो हेडिंग में लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ आपको, हेडिंग में ही लिखा हुआ है एडवाइजरी कमेटी, ये दिख रहा है आपको ऊपर, ये एडवाइजरी कमेटी। तो ये कैसे छूट सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड भी, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है टू सीक एंड कंसीडर, जो एडवाइजरी कमेटी एडवाइस के लिए रखा है और उसी की एडवाइस नहीं मांगेगी तो कैसे चलेगा, तो उन्होंने बोला टू सीक एंड कंसीडर करना है एडवाइस एडवाइजरी कमेटी की, जो कि अभी सबसेक्शन 5 आगे देखोगे वहां पर बताया गया है कैसे कैसे क्या क्या है, ऑन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ऑन कंप्लेंट्स फॉर सस्पेंशन और कैंसिलेशन। जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन वगैरह आता है, कोई कंप्लेंट, सस्पेंशन वगैरह करना है या कैंसिल करना है रजिस्ट्रेशन, तो एडवाइजरी कमेटी की एडवाइस भी ये कंसीडर करेंगे करते हुए। देन नेक्स्ट बात करता है ई, टू टेक अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट द यूज ऑफ एनी सेक्स एक्शन टेक्निक बाय एनी पर्सन एट एनी प्लेस, या तो सुओ मोटो, या फिर उसके नोटिस में आए, या फिर कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन वगैरह इनिशिएट की गई है उस मैटर में लीगल एक्शन वगैरह ले सकते हैं। देन टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, तो ये हम इसके बारे में ज़्यादा पढ़ते नहीं डिटेल में, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं काफ़ी, पब्लिक अवेयरनेस हर जगह करानी है इनको। देन नेक्स्ट है टू सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन, तो इस एक्ट और रूल को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, इसको ये देखेंगे, सुपरवाइज करेंगे। देन टू रिकमेंड टू द सीएसबी, सीएसबी का मतलब जानते हो ना, ये चाय सुट्टा बार नहीं है, क्या है इसका मतलब, सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड एंड द स्टेट बोर्ड, मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड वगैरह है तो ये क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी रिकमेंड करेगी सीएसबी को, स्टेट बोर्ड को, कि एक्ट में कुछ ये बदलाव होने चाहिए, ये चेंजेस होने चाहिए, ये रिकमेंडेशन देंगे। है ना, टेक्नोलॉजी बदलती है, सोशल कंडीशन बदलती हैं, अब आप देख रहे हो कि जो भी आप मतलब देखते हो कि इतने इक्विपमेंट्स डेवलप हो रहे हैं नए नए, है ना, मेडिकल में कितना सारा बदलाव आ रहा है ना, टेक्नोलॉजी आजकल जो पहले जो लोग हाथों से करा करते थे, आजकल वो मशीनें खुद से कर लेती हैं, राइट। तो कितने सारी चीज़ें बदलाव आ रही है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और सोशल कंडीशन में चेंजेस आते जाएंगे, ये भी रिकमेंडेशन जो है सीएसबी और स्टेट बोर्ड को करते जाएंगे कि ये बदलाव आना चाहिए, अब ये आना चाहिए, या ये लेके आ सकते हैं, है ना। देन लास्ट बात करता है टू टेक एक्शन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी मेड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्लेंट, वही है, ये ऊपर भी हमने इस तरीके से कुछ सिमिलर देखा था,
वही चीज है। आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है, बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है आपका, वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा एडवाइजरी कमेटी फॉर ईच अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। हर एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के लिए एक एडवाइजरी कमेटी होगी जो उसको क्या करेगी, एड करेगी, एडवाइस करेगी इन द डिस्चार्ज ऑफ इट्स functions and shall appoint one of the members of the advisory committee to be its chairperson। क्या कर रहा है, अपॉइंट कर रहा है वन ऑफ द मेंबर्स, एडवाइजरी कमेटी के जो मेंबर होंगे उनको चेयरमैन बनाया जा रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा। एंड शैल अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एडवाइजरी कमिटी, एडवाइजरी कमिटी के एक मेंबर को चेयरमैन बना देंगे उसी में से जिनका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एडवाइजरी, अब हमने देखा था ऊपर अप्रोप्रिएट, देखो एक बार देख लेते हैं। इसमें 3 मेंबर थे टोटल, 3 देखो आपको साइड में दिख रहा है लेफ्ट में। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, एडवाइजरी कमेटी। तो हमने देखा सबसेक्शन 5 में एडवाइजरी कमेटी को सेंट्रली स्टेट बना सकती है। ठीक है, किसके लिए बना रही है, हर अप्रोप्रिएट के लिए। सर सेंट्रल क्यों बना रही है, स्टेट क्यों बना रही है, तो भूलना मत, ऊपर अगर आप देखोगे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के केस में, तो सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए बना रही है, यूनियन टेरिटरी के लिए बना रही है, स्टेट तो स्टेट के लिए बना ही रही है, राइट। वैसे ही अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, तो वैसे सॉरी वैसे ही एडवाइजरी है हमारी। एडवाइजरी कमेटी कंसिस्ट कर रहे हैं किससे के लिए, कितने लोग होंगे, कंसिस्ट क्या क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखा सबसे पहले 3 मेडिकल एक्सपर्ट्स होंगे अमंग्स गायनोकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन एंड मेडिकल जेनेटिसिस्ट। ठीक है, इनमें से 3 मेडिकल एक्सपर्ट होंगे इन फील्ड के अंदर। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। एक लीगल एक्सपर्ट होगा, ठीक है, 3 ये होगा, एक ये हो गया। फिर 1 ऑफिसर टू रिप्रेजेंट द डिपार्टमेंट डीलिंग विद द इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो एक व्यक्ति ये हो गया। फिर उन्होंने बोला 3 एमिनिएंट सोशल वर्कर्स, एमिनिएंट सोशल वर्कर्स ऑफ whom not less than 1 shall be from among representative of women organization। 3 होंगे, 3 जिसमें से एटलीस्ट एक, ठीक है, एक क्या होगा, इस वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से होगा। तो टोटल आपने देखा 3 3 6 2 8, टोटल जो है यहाँ पर 8 हो गए। एडवाइज अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के केस में कितने थे, 3 थे। यहाँ पर टोटल एडवाइजरी कमेटी के केस में कितने हैं, यहाँ पे छोटा सा करके 8, तो ऐसा साइड में लिख लो तो इजी रहेगा आपको रिकॉल करने में। सबसेक्शन 7 बात करता है नो पर्सन who has been associated with the use or promotion of PC and PNDT shall be appointed as a member of advisory committee। तो जैसे हमने बोर्ड में देखा था कि कोई व्यक्ति जो कि एसोसिएटेड है किससे, या फिर यूज या प्रमोशन वगैरह से इन टेक्निक्स का, उसको मेंबर नहीं बनाया जाएगा। वहां पर बोर्ड का मेंबर था, यहाँ पर कमेटी का मेंबर है। इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देन हमारा सबसेक्शन 8 आता है। सबसेक्शन 8 बात करता है एडवाइजरी कमेटी कितने समय में मिले। सर हमने देखा सीएसबी के केस में हमने देखा तो 1 से 6 मंथ था। सर हमने स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड केस में देखा, वहां पर 1 कितना था, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, 1 से 4 मंथ था। अब हम सर एडवाइजरी कमेटी का देख रहे हैं, देख लेते हैं। एडवाइजरी कमेटी मे मीट एज एंड व्हेन इट थिंक्स और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर कंसीडरेशन ऑफ एनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और एनी कंप्लेंट फॉर सस्पेंशन और कैंसिलेशन टू गिव एडवाइस। इन्होंने बोला प्रोविजो में दैट द पीरियड इंटरवेनिंग बिटवीन एनी टू मीटिंग शैल नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। अब प्रिस्क्राइब्ड पीरियड उन्होंने नहीं बताया, इन्होंने बोला जो भी प्रिस्क्राइब्ड पीरियड होगा जो लिख देंगे लॉ उसके अंदर, ये उतने के बीच में उतना गैप नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर अगर अगर हम बात करें इसको एग्जांपल के तौर पे समझे, अगर ये लिख देते कि 120 दिन का गैप नहीं होना चाहिए 2 मीटिंग के बीच, तो मतलब पहली मीटिंग जब हुई, ठीक है, उस दिन से जब ये दूसरी मीटिंग करानी है उसके बीच में 120 दिन नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब इतने दिन लैप्स नहीं होने चाहिए। उस तरीके का ये प्रोविजन है कि दैट द पीरियड इंटरवेनिंग बिटवीन एनी टू मीटिंग शैल नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, है ना। तो मतलब 120 दिन खत्म ना हो उसके पहले पहले दूसरी मीटिंग हो जानी चाहिए। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस होते हैं आगे। आप कंपनी लॉ अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ भी देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहा है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंप्लेंट, सस्पेंशन, कैंसिलेशन। तो ये जब चाहे जब प्रिस्क्राइब पीरियड उन्होंने दिया है उतने समय में इनको करनी रहेगी, या फिर जब भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कहे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, देखो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के रिक्वेस्ट पे भी लिखा हुआ है ना। टर्म एंड कंडीशन क्या होंगी, सब्जेक्ट टू विच अ पर्सन में बी अपॉइंटेड एंड द प्रोसीजर फॉलो होगा वो एज वे बी प्रिस्क्राइब्ड है, तो नहीं बताया इन्होंने यहाँ पर।
तो ये हमारा कंप्लीट होता है सेक्शन 17। वेरी इंपॉर्टेंट बात करता है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड एडवाइजरी कमेटी से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। कुछ डाउट वगैरह है क्या तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पावर्स वगैरह और देख लेते हैं, उसको हम फिर यहीं पर फिनिश करेंगे और चैप्टर 6 जो है कल से कंटिन्यू करेंगे। 17 ये बात करता है पावर्स ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के बारे में। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी शैल हैव द पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर्स। जैसे हमने देखा ना, कई जगह हमने पढ़ा था कि इसके पास सिविल कोड जैसे पावर्स होते हैं, तो उसी से सिमिलर कुछ पावर्स आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं। समनिंग ऑफ एनी पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ दी, मतलब अगर इस एक्ट का किसी ने या रूल्स का या एक्ट का किसी ने क्या किया है, वायलेशन किया है, उससे रिलेटेड अगर किसी व्यक्ति के पास क्या है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको ये क्या कर सकते हैं, समन कर सकते हैं। देन बी, प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट मटेरियल ऑब्जेक्टिंग रिलेटिंग टू क्लॉज है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन वगैरह उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट या मटेरियल ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने का आदेश दे सकते हैं। सी, इशूइंग सर्च वारंट इशू कर सकते हैं फॉर एनी प्लेस सस्पेक्टेड टू बी इंडल्जिंग इन सेक्स रिलेशन टेक्निक, जो कि इस तरीके से इन टेक्निक्स का उल्लंघन कर रहा है। मतलब पीसीपीएनडीटी एक्ट में क्या बताया गया है, सेक्स रिलेशन टेक्निक्स का यूज नहीं करना है, नहीं बताना है ना। और वहां पर अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज हो रही हैं, एक्ट का प्रोहिबिशन उल्लंघन हो रहा है, तो वो सर्च वारंट इशू कर सकते हैं देखने के लिए। और फिर कोई अदर मैटर, तो ये है कुछ। तो सिंपल से ऑलरेडी हम इस बारे में काफ़ी बात कर ही रहे थे, तो आपको आई होप समझ में आ ही गया होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। इसके बाद जो है चैप्टर 6 हम कल कंटिन्यू करेंगे और कल हमारा एक्ट ही खत्म हो जाएगा। फिर देखते हैं कोई नया एक्ट के साथ मिलते हैं आपके साथ। तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। उसके बाद हम कल कंटिन्यू करते हैं।